अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे काइंडली कंफर्म कर दें कि आप सबको मेरी वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। जी, काइंडली चैट बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रा कंफर्म कर दें कि क्या आप सबको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है। दूसरी चीज़ कि प्लीज़ अपना माइक या अपनी वीडियो ऑन मत कीजिएगा। रीज़न इस क्योंकि ना मुझे आपकी आवाज़ सुनने का शौक है और ना आपकी शक्ल इतनी खूबसूरत है, वॉइस गूंज रही है। अच्छा, चलिए कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। हैंड फ्री लगा है ना, आपकी फरमाइशी प्रोग्राम पूरे होंगे इंशाल्लाह। ऑफ कर दी सर। ये टू टाइम पे हमने ऑफ कर दी। जी बिलाल अली, इज इट बेटर नाउ? प्लीज मुझे जरा कंफर्म करना, क्या अब ये बेहतर है कुछ? जी बिलाल, वॉइस क्लियर हुई कुछ? हाँ सही, चलिए गुड है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। जरा फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हस्बे मामूल हस्बे जायके की तरह कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था जो हमारी क्लास में थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सर कंसोलिडेशन क्या है हमारे पास। कंसोलिडेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि पेरेंट और सब्सिडरी है, तो ऐसा क्या हो रहा है इसके बीच में कि जिसको हम पेरेंट और सब्सिडरी का नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज के लिए यहाँ पे आपके पास है पावर टू कंट्रोल। फिर हमने देखा सब्सिक्वेंटली कि पावर टू कंट्रोल के क्या क्या तरीके हैं। नंबर वन, या तो आप ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर कर ले मोर देन 50%, या फिर कंसीडर ये भी कीजिएगा कि पोटेंशियल वोटिंग राइट कितने आपके पास। नंबर टू, दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि अगर आपके पास कोई बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर आपके पास यहाँ पर कोई एग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट के तहत आप गवर्न कर रहे हैं फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज, तो भी आपके पास कंट्रोल आ गया। थर्ड पॉइंट इज बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट अगर आप मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, देन स्टिल आपके पास यहाँ पर जो है वो आपके पास यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट इज कि जब आप यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है लेकिन आपके पास मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं लेकिन मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स हैं, तब भी आपके पास पावर टू कंट्रोल आ जाएगा। एंड देन वी मूव डाउन, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि सर हमारे पास यहाँ पर पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप अगर आ जाता है तो रिक्वायरमेंट क्या है। तो आईएफआरएस ने रिक्वायरमेंट लगाई थी पेरेंट कंपनी के ऊपर कि आपने अकाउंट्स बनाने हैं दो, एक इंडिविजुअल अकाउंट बनेंगे और एक कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनेंगे, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, ग्रुप अकाउंट्स। अच्छा, इससे पहले एक और चीज कि हमने देखा था कि व्हाट इज ग्रुप, यानी कि पेरेंट और सब्सिडी मिलके एक ग्रुप की फॉर्म में बन जाते हैं, यानी कि पेरेंट प्लस ऑल सब्सिडीज आर नोन एज अ ग्रुप। और इसका मतलब ये है कि आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट है कि पेरेंट अपने इंडिविजुअल अकाउंट भी प्रिपेयर करेगा एज वेल एज अपने ग्रुप अकाउंट्स भी प्रिपेयर करेगा, जिसमें वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा अलोंग विद द ग्रुप, जिसमें वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा यानी कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस बताएगा अलोंग विद द ग्रुप। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा था कि क्या हम कोई सब्सिडीज एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी कि अगर एक पेरेंट है और उसकी दो या तीन सब्सिडीज हैं, अगर कोई पेरेंट कंपनी चाहे कि हम एक सब्सिडरी को अपने ग्रुप अकाउंट्स में इंक्लूड ना करें, एक सब्सिडरी की पोजीशन या अपनी परफॉर्मेंस को इंक्लूड ना करें, तो इज इट पॉसिबल? आईएफआरएस ने पहले तो क्लियर स्टेटमेंट दे दी, नो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन दो उसने एक्सेप्शन दिए हैं, अगर ये दो कंडीशन में से कोई कंडीशन है तो फिर आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वो दो कंडीशन क्या है? नंबर वन कि इफ द सब्सिडी इज इमटेरियल, अगर इमटेरियल है तो आप उसको एक्सक्लूड कर दें। एंड नंबर टू, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है कि अगर तो आपके पास जो सब्सिडी है वो हेल्ड फॉर सेल है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रीजन आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगा या कोई रीजन भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा जिसकी बेसिस के ऊपर आप उस सब्सिडी को ग्रुप अकाउंट में से एक्सक्लूड करें। अच्छा, फिर इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि एक कंपनी है आई कंपनी और एक कंपनी है ए कंपनी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, दैट इज द इन्वेस्टर एंड एसोसिएट। सर ऐसा क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर बेसिकली मौजूद था सब आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? इट मींस देयर इज अ पावर टू पार्टिसिपेट, आई रिपीट पावर टू पार्टिसिपेट एंड नॉट पावर टू कंट्रोल। इसका मतलब ये कि अगर पावर टू पार्टिसिपेट आ जाता है तो अब ये पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन नहीं बल्कि इन्वेस्टर एंड एसोसिएट का रिलेशन है। सर अब ये एसोसिएट का रिलेशनशिप या पार्टिसिपेशन का पावर लेने के लिए क्या करना पड़ता है? नंबर वन, 20% से ज्यादा शेयर्स या 50% से कम शेयर्स अगर आपने एक्वायर कर लिए तो आपके पास आ जाएगा पावर टू पार्टिसिपेट, इट मींस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। You won't be able to govern the financial and operating policies of that investing company, हाँ, but you will be able to participate in the decision making. That means you will be given a right for the participation in the decision making of financial and operating policies. तो उसका मतलब ये कि फिर इन्वेस्टर और एसोसिएट का रिलेशन चलाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका? हाँ, बाकी वही सारे तरीके जो हम पेरेंट और सब्सिडी में देखकर आ रहे हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट इट मींस इफ यू हैव अ राइट, इफ यू हैव अ पावर टू पार्टिसिपेट इन एजीएम, तो उसका मतलब ये है कि फिर वो सारे ही मैटर्स, वो सारे तरीकेकार आपके पास होंगे जो कि इन्वेस्टर और एसोसिएट का रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। अच्छा,
फिर इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि सर व्हाट इफ कि अगर मेरे पास एक कंपनी है आई कंपनी और आई वन कंपनी के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 25 to 30%, तो सर फिर कौन सा रिलेशन होगा? सो दैट रिलेशन इज द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी। यहाँ पर कोई पेरेंट सब्सिडी नहीं है, कोई इन्वेस्ट आपके एसोसिएट नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है जिसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट का नाम दिया, जिसको हम अकाउंट फॉर करेंगे एज पर IFRS 9, यानी कि जिसमें हमने देखा था कि अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं, सो देयर आर टू वेज, देयर आर टू मेथड्स थ्रू व्हिच द इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द फेयर वैल्यू थ्रू P&L और द फेयर वैल्यू थ्रू OCI। वो आप अपनी यानी कि क्राइटेरिया को मीट कराते हुए IFRS 9 के तहत उसको डील करेंगे। सो फार हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हैंडआउट में अगर आपके साथ शेयर करूं तो आपके पास हैंडआउट, अगर मैं शेयर करता हूं आपके पास हैंडआउट होगा, मैं अगर स्क्रीन शेयर करूं तो आपके पास हैंडआउट के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ ली थी, जैसे कि हमने कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने कि व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। ग्रुप बहुत सी खूबसूरत आवाजें हमारे साथ थी क्लास के अंदर, आज अनफॉर्चुनेटली वो खूबसूरत आवाजें हमारे साथ नहीं है, मुझे अपनी खूबसूरत आवाज में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये मैंने बिलाल से कहा था कि बिलाल मुझे याद दिलाएगा, मुझे नहीं पता बिलाल आज हमारे बीच है या नहीं, अफसोस की बात है अगर वो नहीं है, और है तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड ग्रुप अकाउंट्स, उसको आगे समझते ही हमारे पास क्या है। स्क्रीन शेयर हो रही होगी, फोकस कीजिएगा प्लीज। कोई भी क्वेश्चन होगा मैं टाइम दूंगा आपको और उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आप क्वेश्चन रेज कीजिएगा। इन द मीनवाइल अगर आप मैसेजेस करेंगे चैट बॉक्स में तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ओवरलुक हो जाए, तो जस्ट गिव मी 5 to 7 मिनट्स, जैसे ही मैं अपनी एक्सप्लेनेशन एंड अप करूंगा देन आई विल आस्क द क्वेश्चंस और मैं फोरम ओपन कर दूंगा सो दैट यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। सो देखें, मेरे पास एक कंपनी है पी कंपनी और एक कंपनी है एस कंपनी। पी कंपनी ने लेट्स से 100% एक्विजिशन की हुई है, आई मीन 100% ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर किए हैं ऑफ एस कंपनी। जब 100% ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर किए हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि सर पी कंपनी जो है वो पेरेंट कहलाएगी और एस कंपनी जो है वो सब्सिडरी कहलाएगी। ऐसे ही, यानी कि पी कंपनी जो पेरेंट कंपनी कहलाएगी और एस कंपनी आपके पास कहलाएगी दैट इज द सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। अच्छा, जब पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप आ गया पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप आ गया, सर अगर देखा जाए बाजायर देखा जाए तो पी कंपनी एक अलग कंपनी है, एस कंपनी एक अलग कंपनी है, बोथ आर इंडिविजुअल, अलग अलग कंपनीज हैं। लीगल फॉर्म में अगर देखा जाए तो पी एंड एस आर इंडिविजुअल कंपनीज, यानी कि पी एक अलग कंपनी है, इंडिविजुअल कंपनीज है, इसके मैटर्स अलग हैं, इसके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अलग है, इसकी मैनेजमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है, ये अपना अकाउंट्स अलग बनाती है, इट्स एन इंडिविजुअल कंपनी, इट्स एन इंडिविजुअल कंपनी। एस कंपनी क्या है? ये भी एक अलग इंडिविजुअल कंपनी है, सेपरेटली ऑपरेट हो रही है, इसके अपने मैनेजमेंट ऑपरेशंस अलग हैं, इसके मैनेजरियल डिपार्टमेंट्स अलग हैं, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो इट मींस एस कंपनी इज अ इंडिविजुअल कंपनी, एस कंपनी इज अ इंडिविजुअल कंपनी। देखा जाए तो इन लीगल फॉर्म अगर देखा जाए, तो बोथ आर दी सेपरेट कंपनीज, इंडिविजुअल कंपनीज है, दैट इज नोन एज व्हाट लीगल फॉर्म। देखिए मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस जब ले रहे थे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो उस वक्त मैंने सब्सटेंस और लीगल फॉर्म की तमीज बताई। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपके पास क्लास का कैंडिडेट है, लेट्स से आपके पास बिलाल है, सर बिलाल कैंपस से बाहर निकला, मैं सिर्फ सब्सटेंस और लीगल फॉर्म की डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास से बाहर निकला, कैंपस से बाहर निकला, एक खातून आई, रोजी की हालत में खातून आई, उन्होंने बिलाल के सर पे शफकत से हाथ फेरा, उमर रसीदा खातून थी, तो आप लोग के कॉन्सेप्ट भी शायद क्लियर हो जाए, ऐसा ना हो कि आप कहीं और चले गए। तो उमर रसीदा खातून थी, शफकत से हाथ फेरा, बहुत सारी दुआएं दी, टिफिन बॉक्स दिया और बिलाल से कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। अब ये क्या था, मतलब ये चले गई, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, दोस्तों ने पूछा कि यार ये कौन थी, तो बिलाल ये कहने लगे कि ये अम्मी थी। अब किन की थी ये नहीं बताया उन्होंने, बस अम्मी थी। तो उसका मतलब ये है, अब हमारे जहनों में ये था कि सर ये किसकी अम्मी है, इनकी अम्मी है, यानी कि इन लीगल फॉर्म कौन है ये नहीं पता, लेकिन इन सब्सटेंस नजर ऐसा आ रहा था कि इनकी वालदा थी, लेकिन बिलाल क्लियर कर रहा है कि ये उनकी अम्मी थी, ऐसे ही। तो उसका मतलब ये है कि सर इन सब्सटेंस होता कुछ और है और इन लीगल फॉर्म देयर इज समथिंग डिफरेंट। यानी कि अगर सब्सटेंस देखा जाए, बजाहिर जो दिख रहा था सर वो दिख रहा था कि ये इनकी वालदा है, लेकिन इन लीगल फॉर्म शी वाज द वालदा ऑफ हर, ऐसे या जो भी। तो उसका मतलब ये है कि अकाउंट्स के अंदर भी हमारे पास ऐसा ही है। लीगल फॉर्म में देखा जाए तो पी एंड एस आर इंडिविजुअल कंपनीज, लीगल फॉर्म में अगर देखा जाए, लीगल फॉर्म के अंदर पी कंपनी और एस कंपनी क्या है सर, ये इंडिविजुअल कंपनीज हैं लीगल फॉर्म के अंदर देखा जाए। लेकिन आईएफआरएस कहता है, ये बताओ कि अगर एस कंपनी के ऊपर 100% कंट्रोल पी कंपनी का, तो व्हाट डज इट मीन? थोड़ा सोचो तो सही, क्या कह रहे हो तुम?
तुम ये कहना चाह रहे हो कि पी कंपनी की कोई भी डिसीजन मेकिंग अपनी मर्जी से नहीं होगी, बल्कि सॉरी एस कंपनी की कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं होगी, बल्कि पी कंपनी इसको डोमिनेट करेगा। तुम सोचो तो सही, तुम क्या कह रहे हो कि एस कंपनी कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकती जब तक कि पी कंपनी का अप्रूवल ना आ जाए। तो बजाय यानी कि देखा जाए तो लीगल फॉर्म में अगर देखा जाए तो बी कंपनी इज एन इंडिविजुअल कंपनी, एस कंपनी इज इंडिविजुअल कंपनी। लीगल फॉर्म के अंदर दो अलग अलग कंपनीज हैं, दो अलग अलग डॉक्यूमेंटेड कंपनीज हैं, लेकिन इन सब्सटेंस अगर देखा जाए तो एस कंपनी इज सीन जस्ट लाइक अ डिपार्टमेंट ऑफ अ बी कंपनी। ऐसे ही है ना, यानी कि अगर बाजाहिर देखा जाए, इन सब्सटेंस अगर देखा जाए तो सब्सटेंस के अंदर ऐसा नजर आ रहा है कि एस कंपनी और कोई कंपनी नहीं बल्कि पी कंपनी का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। ऐसे ही ना, क्योंकि एस कंपनी अपने एजीएम के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग खुद से ले नहीं सकती। एस कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग मैटर्स के अंदर अपना वर्डिक्ट दे नहीं सकती जब तक कि पी कंपनी का अप्रूवल ना आ जाए। तो इसका मतलब ये कि आईएफआरएस ये कहता है कि यहाँ पे दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक तो लीगल फॉर्म क्या है, दो इंडिविजुअल अलग अलग डॉक्यूमेंटेड कंपनीज हैं, और एक है सब्सटेंस। बाजाहिर देखने में अगर कोई देखे तो ये कहेगा एस कंपनी क्या तुम अपना डिसीजन खुद से ले सकती हो? नहीं। क्या तुम अपने मामला को खुद से रिजॉल्व करा सकती हो? नहीं। क्या तुम्हारे पास फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसीज को बनाने की खुद के पास अपनी पावर है? नहीं। कौन करेगा ये सब पी कंपनी करेगी। तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारी मर्जी तुम्हारी है ही नहीं जब तक ये पी कंपनी इसके ऊपर एग्रीमेंट ना दे दे या अपना कंसर्न ना दे दे या अपनी गवर्नेंस ना दे दे। तो उसका मतलब इन सब्सटेंस दिखने में ऐसा लग रहा है एस कंपनी जस्ट लाइक अ डिपार्टमेंट। तो उसका मतलब ये है कि पी और एस कंपनी एक ही कंपनी है, बस एस कंपनी एक डिपार्टमेंट की तरह है। तो आईएफआरएस कहता है यहां पर सब्सटेंस प्रिवेल करेगा, जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, कि सब्सटेंस ये है कि एस कंपनी जस्ट लाइक अ डिपार्टमेंट। लीगल फॉर्म ये है कि एस कंपनी एक अलग डॉक्यूमेंटेड कंपनी है। आप माने या ना माने, एस कंपनी अलग डॉक्यूमेंटेड कंपनी है, अलग रजिस्टर्ड कंपनी है, अलग पब्लिक कंपनी है, लेकिन उस कंपनी को पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? पी कंपनी कर रहा है। तो लीगल फॉर्म के अंदर नो डाउट एस कंपनी इज इंडिविजुअल कंपनी, बट इन सब्सटेंस बाजार देखने में ऐसा लग रहा है कि एस कंपनी इज नथिंग बट द डिपार्टमेंट ऑफ द बी कंपनी। इट मींस ये एक ही कंपनी है, एस कंपनी एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। इसी सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म की बेसिस के ऊपर रिक्वायरमेंट आई है कंसोलिडेशन की। क्या मतलब? कल को कोई आपसे पूछता है कि हम कंसोलिडेशन क्यों करते हैं, सर कंसोलिडेशन इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, जो कि ये बता रहा है कि एस कंपनी इज जस्ट लाइक अ डिपार्टमेंट ऑफ बी कंपनी। इट मींस इन सब्सटेंस, और याद रखिएगा सब्सटेंस विल ऑलवेज प्रिवेल। तो उसका मतलब इन सब्सटेंस की वजह से हम यहाँ पे करते क्या, एक कंसोलिडेशन करते हैं। क्या मतलब? हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। क्या यूज करते हैं हम? कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। और जब मैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहा हूं तो व्हाट डज इट मीन? सर इट मींस, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। अब जो मैं वर्ड कहने जा रहा हूं, ये वर्ड में जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूं बार बार ये अल्फाज यूज कर रहा हूं। जब मैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहा हूं, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहा? प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, prepare your consolidated financial statement as a single economic entity, as a single economic entity, as a single economic entity। यानी कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे प्रिपेयर करो जैसे ये एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है, यानी कि जैसे ये एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि एक ही कंपनी है आपके पास। इट मींस प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे शो करो, ऐसे प्रेजेंट करो जैसे ये एक ही कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या मतलब? अभी इसके ऊपर पूरी हम आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। पूरा कंसोलिडेशन इसी लाइन के ऊपर बेस करता है कि जब मैं कह रहा हूं कि प्रिपेयर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी दैट इज रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये एक ही कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ना कि दो कंपनी की। जब हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएंगे तो वाकई में ऐसा लगेगा कि सर ये दो कंपनीज नहीं बल्कि एक ही कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये थीम है आपके पास कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का। पहली बात जो यहां तक के डिस्कशन का मैं समरी करूं कि अगर कोई पूछता है, एग्जामिनर अगर पूछता है कि हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाते हैं considering the accounting principle use, बात समझ रहे हैं कि consolidated accounts are prepared keeping in view the accounting principle A B C D, accrual concept no, matching principle no, prudence concept no, substance over form yes।
क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो उसका मतलब ये कि हम जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे होते हैं, इसके पीछे कौन सा वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग का जो बेस क्रिएट कर रहा है, जो कि हमें मजबूर कर रहा है कि हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाएं, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जी, यहां तक की डिस्कशन से रिलेटेड किसी की क्वेरी हो तो प्लीज पूछे जरा। जी, आप सब मेरे साथ हैं? यहां तक की डिस्कशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो? एक बार मैं इतना लाउड बोल रहा हूं कि मैं बाहर से प्यून आके पूछ रहे से लड़ क्यों रहा? वॉइस अपना चेक कर लो, मैं भी अपना चेक कर लेता हूँ। ऐसे तो स्पीकर में जी आप देखें यहाँ पे तो जी, क्या आप लोग सब जिंदा हैं, जाग रहे हैं? गायबाना क्लास का सबसे बड़ा इशू यही होता है। और ऊपर करूँ प्लीज बता दें मुझे, अगर कोई चीज कॉपी करनी है। जूम आउट कर दिया मैंने। जी, क्या आप सारे स्टूडेंट जिंदा हैं, जाग रहे हैं, क्या मुझे सुन रहे हैं, लिफ्ट करा रहे हैं? हैंडआउट मैंने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जी आगे चलें। जो सोता है वो खोता है रजा। तुम एब्सेंट थे इसका तुम सो रहे थे, और जब सो रहे थे इसका तुम खोते हो। अब खोते दो तरह के होते हैं, एक पंजाबी वाला होता है और एक वो होता है जो लॉस कर देता है ना। तो अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम कौन से वाले खोते हो। यार जब आओ तो ले लेना, कोई सोल्यूशन तो नहीं है मेरे भाई, क्या करें। मैं हैंड आउट शेयर कर रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते हैंड आउट भी शेयर करता रहूंगा, दिखाऊंगा स्क्रीन पे, तो तुम उससे कॉपी कर लेना, देखिए। जी आगे चलें। हेलो जी, चलें आगे। चलिए जनाब आगे चलते हैं जरा। अब जरा हैंडआउट को रीड करते हैं जरा। यहाँ पे जो हमारे पास था कंसेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड ग्रुप अकाउंट्स, और उसको हम रीड करते हैं, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन ली है उसको हम यहाँ पे जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं इसके अंदर। और आपके सामने हमारी है बहुत खूबसूरत आवाज, और वो डेफिनेटली मेरी होगी। क्या कह रहे हैं देखते हैं जरा। Although from the legal point of view, legal point of view से क्या बात कह रहे हैं? Every company is a separate entity। ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, F1 से आपने पढ़ा, F3 के अंदर पढ़ा कि हर कंपनी, हर एंटिटी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। Every company is a separate entity. From the economic point of view, companies may not be separate. In particular, when one company owns enough shares in another company to have a majority of the votes at the annual general meeting, यानी कि अगर एक कंपनी के पास 60, 75, 70%, 80, 85% एंड आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स आ गए, वोटिंग राइट्स आ गए, व्हाट डज इट मीन कि आप एजीएम के अंदर 60, 65% की वोटिंग पावर रखते हैं। द फर्स्ट कंपनी मे अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ एंड डिसाइड व्हाट डिविडेंड शुड पे। आपको याद हो कंट्रोल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जो आईएफआरएस ने दी है। कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? नंबर 1 पावर ओवर इन्वेस्टिंग, नंबर 2 कि आपको जो है वो वेरिएबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे, तीसरी चीज you have the ability to affect those variable return, यानी कि हम डिविडेंड की अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। जब आपके इतनी जबरदस्त पावर है, मे अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर, आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। डिसाइड व्हाट डिविडेंड शुड बी पेड, कि क्या डिविडेंड देगी कंपनी। तो उसका मतलब द डिग्री ऑफ कंट्रोल इनेबल द फर्स्ट कंपनी, इतना कंट्रोल है द डिग्री ऑफ फर्स्ट कंपनी टू मैनेज द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कि जो फर्स्ट कंपनी जिसको आप प्यार से पेरेंट कंपनी कह रहे हैं, कि वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है, फ्यूचर प्लान्स को कंट्रोल कर रही है ऑफ द सेकंड कंपनी, एज इफ वर मेरली, आईएफआरएस कह रहा है ये ऐसा लग रहा है मेरली अ डिपार्टमेंट, के ये और कोई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट है पहली कंपनी का, यानी कि पेरेंट कंपनी का।
क्या बात समझ आती है इसके अंदर? तो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज दिस सिचुएशन, उन्होंने सोचा इस बारे में क्या, एंड रिक्वायर अ पेरेंट कंपनी, और पेरेंट कंपनी के ऊपर लिमिटेशन लगाई क्या, टू प्रोड्यूस, कि आप बनाएंगे, बाप के ऊपर लिमिटेशन लगाई, बेटे पे नहीं लगाई, क्या कर रहा है पेरेंट कंपनी को, टू प्रोड्यूस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द पोजीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ द होल ग्रुप। कई बार समझ आती है इसके अंदर कि हमें ग्रुप अकाउंट्स वहां पे प्रिपेयर करने हैं। और उसके बारे में एक और बात मैंने आपसे कही जो आपने बात नोट करनी है, क्या, जब मैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहा हूं तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड अकाउंट्स एज, ऐसे बनाना जैसे कि ये सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी है, ये एक ही एंटिटी है। कैसे, अभी मैं समझाता हूं जरा इसके अंदर। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, हमने ये इलस्ट्रेशन 1 क्लास के अंदर ही कर लिया था, और इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है दैट इज इलस्ट्रेशन 2। अब इलस्ट्रेशन 2 पे आते जरा। इलस्ट्रेशन 2 में हमारे पास क्या है, देखिए पेरेंट कंपनी, अभी जो मैंने आपको बात कही ना कि प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, इसी को आगे लेके चल रहा हूं मैं, इसी को अब मैं आगे यहाँ पे कैरी ऑन कर रहा हूं, इसी को मैं आगे अब यहाँ पे कैरी ऑन कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा जरा। चलिए इसी को आगे अब मैं कैरी ऑन कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। पी कंपनी डेफिनेटली एस कंपनी के साथ ओनरशिप रखती है, यानी कि लेट्स से 100% ऑर्डिनरी शेयर्स की एक्विजिशन है, नो डाउट, ठीक है। लेट्स से एस कंपनी का काम क्या है, सर एस कंपनी जो है वो आपके पास फिनिश गुड्स प्रोड्यूसर है, फिनिश गुड्स बनाती है, क्या बनाती है, फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करती है, फिनिश गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। और पी कंपनी क्या करती है, पी कंपनी उसी इत्तेफाक से उसी फिनिश गुड्स का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एस कंपनी जो है वो फर्नीचर बना रही है तो पी कंपनी लकड़ी, यानी कि आपके पास जो लकड़ी है उसका रॉ मटेरियल यानी कि लकड़ी की कटिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व है, वो लकड़ी के सप्लायर्स हैं। अब एस कंपनी को फिनिश गुड्स बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, तो क्या सर हम बाहर से खरीदेंगे, भाई जरूरी नहीं। अगर पी कंपनी एक कंपनी है और वो लकड़ियों को डिलीवर करती है, सप्लाई करती है, तो व्हाई नॉट टू परचेज द वुड फ्रॉम दैट कंपनी, बिल्कुल पॉसिबल है। एस कंपनी ने क्या किया, कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर दिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनिश गुड्स। अब किससे परचेज किया, उधार पे, ऑन क्रेडिट। सर इससे तो एक मसाइल जन्म हो गए, क्या जन्म हो गए कि अगर एस कंपनी ने उधार पे माल खरीदा है तो एस कंपनी का बन गया अकाउंट पेबल और पी कंपनी का बन गया अकाउंट रिसीवेबल। अब पी कंपनी से अगर पूछें कि यार तुम्हें पैसे किससे लेने, तो वो कह रही है एस कंपनी से। एस कंपनी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें पैसे किसको देने, तो वो कह रही है पी कंपनी को पैसे देने। इसका मतलब ये है कि पेरेंट और सब्सिडरी का आपस में आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल। यहां तक बात समझ आती है इसके अंदर? यहां तक मैंने सिनेरियो सुना रहे क्या हुआ कि रॉ मटेरियल डिलीवर कर रहे हैं, पी कंपनी रॉ मटेरियल डिलीवर कर रही है, एस कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रही है। उधार पे माल खरीदा है, पी कंपनी ने उधार पे माल बेचा है। तो सिर्फ से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखें सिर्फ और सिर्फ ये कि मैंने अभी आपसे कही थी कि प्रिपेयर योर फाइनेंशियल एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। अब इसकी तशरीह में शायर क्या फरमा रहे हैं, इसकी तशरीह में शायर फरमा रहे हैं सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब ये है कि प्रेजेंट योर डेटा या प्रेजेंट योर पोजीशन, प्रेजेंट योर पोजीशन, प्रेजेंट योर पोजीशन विद आउटसाइड द ग्रुप। क्या मतलब, बेटा वो बातें बताओ, वो बातें बताओ जो तुमने बाहर वालों से की है। क्या मतलब, यानी कि अपने रिसीवेबल में वो रिसीवेबल शो करो जो तुम्हारा आउटसाइड द ग्रुप है, यानी कि ग्रुप से बाहर जो रिसीवेबल तुमने लेना है, यानी कि वो कस्टमर जो बाहर है, ग्रुप से बाहर है, उनसे जो पैसे लेने हैं वो तुम बताओगे ग्रुप अकाउंट्स के अंदर। याद रहे मैं इंडिविजुअल अकाउंट बनाना नहीं सिखा। पी कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर रिसीवेबल आएगा, एस कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर पेबल आएगा। मैं उससे रोक नहीं रहा, मैं उससे मना नहीं कर रहा। हाँ मैं क्या कह रहा हूं कि जब तुम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाओ तो प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। एक ग्रुप की तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे हो, क्या मतलब, ये मत बताओ कि बाप ने बेटे को कितना चूना लगाया, ये मत बताओ कि बेटे ने बाप को कितना चूना लगाया, ये बताओ दोनों ने मिलकर बाहर वालों को क्या चूना लगाया। हाँ समझ रहे, यानी कि आपने ग्रुप की पोजीशन बतानी है, आपने ग्रुप की पोजीशन बतानी है। तो आपस के जो रिसीवेबल और पेएबल है वो ग्रुप अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं इंडिविजुअल अकाउंट्स को चेंज मत करना, इंडिविजुअल अकाउंट के रिसीवेबल्स में आएगा, पेएबल्स में भी आएगा। मैं बात कर रहा हूं ग्रुप अकाउंट्स की, कि जब तुम ग्रुप अकाउंट्स बनाने जाओ तो याद रखना कि तुम आपस के रिसीवेबल और पेएबल शो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे दिखाना है, ऐसे बताना है कि ये तुमने डीलिंग की है प्योर आउटसाइड द ग्रुप, ना कि ये आपस में तुमने डील किया। तुमने आपस में डील नहीं किया, तुम्हें ऐसी दिखानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि तुम्हारे और सप्लायर के बीच में कितना पेएबल है एंड नॉट विद द पेरेंट और सब्सिडरी, तुम्हारे और कस्टमर के बीच में कितना रिसीवेबल है एंड नॉट विद द पेरेंट और सब्सिडरी। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये कि आपस के रिसीवेबल और पेएबल अगर है तो हम करेंगे क्या,
हम करेंगे क्या, जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जाएंगे तो हम इस रिसीवेबल और पेबल को नाम देंगे इंट्रा रिसीवेबल, इंट्रा रिसीवेबल या इंट्रा पेबल। सर करना क्या होगा, इसको हम अपने ग्रुप अकाउंट में से एलिमिनेट कर देंगे। क्यों एलिमिनेट कर देंगे, रीजन अभी मैंने बताया, प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। ये ऐसा है जैसे कि एक कंपनी है। क्या मतलब, अपनी पोजीशन को शो करो विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड द ग्रुप, कि तुम्हें पैसे लेने हैं, हाँ लेने हैं, ये बताओ कस्टमर से कितने लेने, ना कि ये कि सब्सिडी से कितने लेने, तुम्हें पैसे देने, हाँ देने, ये बताओ कि सप्लायर को कितने देने, ना कि ये बताओ कि तुम्हें अपनी पेरेंट को कितने देने। क्या यहां तक ये बात समझ आती है जी? क्या ये इंट्रा रिसीवेबल और इंट्रा पेबल का केस समझ में आता है? सारे मिलके बोलो हाँ के ना। जी बिल्कुल, जूम आउट कर देता हूं मैं, बिल्कुल कर देता हूं मैं। जी यहां तक, जी यहां तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स? इस वक्त हमारे पास तकरीबन 20-21 के करीब पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें सिर्फ मुझे एक दो ही लिफ्ट करा रहे हैं, बाकी सब या तो इफ्तारी की तैयारी में लगे हैं, ठंडा ठंडा पानी तैयार कर रहे हैं, रूह अफ़ज़ा, या कोई समोसे लेने के लिए गया हुआ है, कोई पकौड़े लेने के लिए गया हुआ है। बड़ी मेहरबानी ताहा साहब आपकी भी, आपने रिप्लाई किया। जब आप फिजिक्स की क्लास में आए तो 2-5 रुपए जो भी आपको बनता हो भी लीजिएगा। जी दानियल, यू मोस्ट वेलकम फॉर इफ्तारी। आज मैं लियारी जा रहा हूँ चाकीवाड़ा, वहाँ पे बैठ के साथ करेंगे सर। जी चले आगे, अगर कॉपी कर लिया है और यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चले। इलस्ट्रेशन 2 हमें सॉल्व करनी है। चलिए जनाब आए, हैंड आउट में आपके साथ शेयर करता हूँ, और हैंड आउट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये हैंड आउट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इलस्ट्रेशन 2, पिंक कंपनी एक्वायर्ड 80% ऑफ स्कैलेट कंपनी ordinary share capital on 1st January 2012. As at 31st December 2012, extract from their individual statement of financial statement, financial position showed. पिंक कंपनी और स्केलेट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दे रहा है, उनके रिसीवेबल दे रहा है। देखिए कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, चलो आज प्रैक्टिस थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देंगे। P प्लस S यानी कि P के एसेट प्लस S के एसेट दोनों को मिला दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, कंसोलिडेशन। आपने कंसोलिडेट करना है, मर्ज करना है, ऐड करना है, दैट इज नोन एज व्हाट, कंसोलिडेशन। पिंक कंपनी के आपके पास यहाँ पर रिसीवेबल आ रहे हैं 50,000, स्केलेट क्या है 30,000। यकीन माने अगर आगे नीचे कोई लाइन ना लिखी होती तो मैं कहता पिंक और एस कंपनी, क्योंकि ये ग्रुप है तो इन ग्रुप को मैं एसेट्स को प्लस कर देता और टोटल एसेट यानी कि करंट एसेट बता देता, दैट इज 80,000। अकाउंट पेबल भी शो कर रहा है, पिंक कंपनी की लायबिलिटी 70,000, स्केलेट की 42,000। अगर यकीन माने नीचे दी हुई लाइन ना लिखी हुई होती तो मैं कहता कि ग्रुप का पेबल आपके पास आ जाता, दैट इज 42 प्लस 70,000 यानी कि 1,02,000 समथिंग मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता, दैट इज 1,12,000। ये मेरे पास क्या आ जाता, ये मेरे पास अकाउंट पेबल आ जाता टोटल ग्रुप का। लेकिन क्या कह रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रेडिंग, कह रहा है कि कुछ तिजारत हुई है ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में, पिंक कंपनी रिसीवेबल बैलेंस इंक्लूडेड एन अमाउंट, पिंक कंपनी के रिसीवेबल बैलेंस में इंक्लूड है, पिंक कंपनी का रिसीवेबल बैलेंस टोटल कितना है 50,000, इसके अंदर इंक्लूडेड है एन अमाउंट, एक अमाउंट ड्यू फ्रॉम स्केलेट कंपनी, यानी कि इसमें से यानी कि 50,000 में से एक अमाउंट है, कितनी अमाउंट है $4,600, ये आपने लेनी है, लेनी है, लेनी है, क्या कहा मैंने, लेनी है, किससे लेनी है, स्केलेट से लेनी है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कशन की कि आपस के रिसीवेबल्स एंड पेबल्स को हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनाएंगे सर, लेकिन एक ऑब्वियस सी बात है, पिंक कंपनी ने एक अमाउंट लेनी है किससे, स्केलेट से, तो ऑब्वियस सी बात है ये अमाउंट पे भी करनी होगी, किसको पे करनी होगी, स्केलेट को। जिस तरीके से पिंक के रिसीवेबल में ये अमाउंट शामिल है उसी तरीके से स्केलेट के पेबल्स में भी ये अमाउंट शामिल होगी। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको, आइए जरा देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, पूरी बैलेंस शीट डेफिनेटली नहीं बना रहे। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट जब बनाऊंगा तो अकाउंट रिसीवेबल, पहले तो मैं पी कंपनी के लेता हूँ, पी कंपनी का रिसीवेबल कितना है 50,000, पी कंपनी का रिसीवेबल कितना है 50,000। अच्छा,
पी कंपनी के रिसीवेबल के अंदर एक अमाउंट शामिल है जो कि उसने स्कैलेट से लेनी है 4600। इस 50,000 में से 4600 मैंने कर दिया माइनस, और अब एस कंपनी का रिसीवेबल ले लेता हूं, कितना 30,000। तो P प्लस एस हो गया। मैंने फिर कहा, यकीन माना, अल्लाह का पक्का वादा, अगर ये लाइन ना लिखी हुई होती 4,600 वाली तो मैं करता क्या, 50,000 प्लस 30,000 टोटल रिसीवेबल ऑफ द ग्रुप। क्या कहा मैंने, टोटल रिसीवेबल ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या है, सिर्फ ग्रुप का मतलब है सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, यानी कि मैं कहता 80,000 वो है जो तुम्हें कस्टमर से लेने हैं, ना कि तुझे अपने बेटे से लेने। अब मैंने क्या कर दिया, सर वो पैसे जो आपने यहां पर लेने थे किससे, सब्सिडरी से, वो मैंने डिडक्ट कर दिए, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 50,000 माइनस 4,600 पर 30,000, कितना आंसर, 745 75400 आ रहा है। 75,400 प्लीज चेक करके बता दें। 75,400 जी बिल्कुल, 75,400 ये मेरे पास क्या आ गया सर, ये मेरे पास यहाँ पर रिसीवेबल आ गया। ये क्या है, ये ग्रुप रिसीवेबल है, और यकीन मानो जब मैं कह रहा हूँ ये ग्रुप रिसीवेबल है, इसका मतलब ये खालिसतन ये वो अमाउंट है जो कि आपने लेनी है, लेनी है। बोलो बोलो किससे लेनी है, बोलो बोलो किससे लेनी है, बोलो ना किससे लेनी है, बोलते क्यों नहीं हो, अबे बोलो ना, आई मीन लिखो ना। ये 75,400 लेने हैं, लेने हैं, किससे लेने हैं, हाँ आउटसाइडर से, कस्टमर से। अनस का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है अनस का, पूछ रहा है कि सर 80% एक्विजिशन है तो क्या रिसीवेबल 80% नहीं लेंगे। नहीं अनस, मैं इंशाल्लाह जब कंसोलिडेशन पूरी स्टार्ट करूंगा तो वहां पे समझाऊंगा। हम 100% लाइन आइटम को यहाँ पे लेंगे, 100%। उसका रीजन क्या है वो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में होपफुली भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अनस, जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो 80% लेंगे, 100% लेंगे, एसेट्स भी 100% लेंगे, लाइबिलिटीज भी 100% लेंगे। रीजन क्या है उसका थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। अनस इज इट क्लियर बेटा, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए भरोसा कर मुझ पे भरोसा रख, हम 100% लेंगे एसेट्स। अनस, डू यू ट्रस्ट मी, अनस क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा अनस, अभी तफरी करने के लिए आया भाई। चले अब इधर अकाउंट पेबल को देखते हैं। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल मेरे पास क्या है अकाउंट पेबल, सर अगर पेरेंट कंपनी का अकाउंट पेबल देंगे कितना आ रहा है 70,000, 70,000। सर सब्सिडरी कंपनी का अकाउंट पेबल कितना आ रहा है, सब्सिडरी कंपनी का अकाउंट पेबल है 42,000। लेकिन सर इस सब्सिडरी यानी कि स्केलेट कंपनी के अकाउंट पेबल में एक अमाउंट है जो कि आपने देनी है, किसको, पेरेंट कंपनी को। और अभी मैंने कहा कि पेरेंट और सब्सिडरी के आपस के रिसीवेबल और पेबल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनेंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल अकाउंट का पार्ट रहेंगे, लेकिन कंसोलिडेट करते वक्त हम उसको अपने ग्रुप में से रिमूव कर देंगे, क्योंकि वी वांट टू प्रेजेंट और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स as a single economic entity. And whenever I use the word single economic entity, what does it mean? It means that show your dealings, show your position of the group as you are dealing with the outsider rather than with your parent or subsidiary. ये ऊपर से आएगी अंग्रेजी एक साथ, थोड़ी सी ना ज्यादा हो गया सर। तो उसके अंदर क्या कह रहा हूं मैं कि सर आपने यहाँ पर अपने ग्रुप के अकाउंट्स को इस तरीके से बनाना है जैसे आपने आउटसाइडर से डील करके ये परफॉर्मेंस जनरेट की है, जैसे आपने आउटसाइडर से डील करके ये पोजीशन जनरेट की है। तो हम करेंगे क्या, सब्सिडरी कंपनी के इस पेबल में से 4,600 की अमाउंट को कर देंगे माइनस, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 107,400, 107,400, दैट इज द ग्रुप पेबल। अनस मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर हम 80% पेबल नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे मैं आगे चल के बताऊंगा। 100% एसेट्स, 100% लायबिलिटीज लेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है अनस, मैं तुम्हारे क्वेश्चन को बिल्कुल सेकंड करता हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में उसको क्लियर करूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी, क्या तमाम स्टूडेंट्स प्लीज मुझे एक्नॉलेज करें कि आप सब जाग रहे हैं, मेरे साथ हैं, क्या आप सब मेरी आवाज को सुन सकते हैं? एचपी हमारे साथ हैं, अब्बास हमारे साथ हैं, आज हमारी खुशकिस्मती है, आमना है, अनस है, अरमान है, ओएस ख्वाजा है हमारे साथ, बिलाल है हमारे साथ, ई दानियाल है, इलेक्ट्रॉनिक दानियाल है हमारे पास, फिजा है हमारे पास, इबाद है, इकरा है, बहुत सारे लोग आज हमारे बीच हैं। ऐसे भी लोग हैं जो हमें क्लास में लिफ्ट नहीं कराते लेकिन यहाँ पर मौजूद है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा चीते हैं। चलें जनाब आगे चले हम।
हैंड आउट की तरफ आते हैं जरा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा? अगर देखा जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे ही डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे गिवन है, अगर आप बिल्कुल फारिग हो घर पे तो पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन 3 आई गेस हम कर चुके थे, ऐसे ही इलस्ट्रेशन 3 हमने क्लास में कर ली थी। इलस्ट्रेशन 3 हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे, जिसमें हमने बताना था कि ए में सब्सिडरी है या एसोसिएट है या इन्वेस्टमेंट है। एक्सक्लूडेड सब्सिडीज के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। चलिए अब आते हैं जरा एग्जाम्पशंस की तरफ। ये कुछ एग्जाम्पशन का है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं, फिर हम इसको पैराग्राफ को रीड कर लेंगे। अच्छा, अब सुनिए जरा, एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है, उसने शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं मोर देन 50% ऑफ एस कंपनी। आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट क्या है पी कंपनी के ऊपर? क्या रिक्वायरमेंट है? यू नीड टू प्रिपेयर द ग्रुप अकाउंट्स, यू नीड टू प्रिपेयर द ग्रुप अकाउंट्स। आपने ग्रुप अकाउंट्स बनाने हैं, इंडिविजुअल अकाउंट तो बनाएंगे, साथ में ग्रुप अकाउंट्स यानी कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स भी आप प्रिपेयर करेंगे। यहां तक एग्री हो गया। अब आईएफआरएस कहता है देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन कि आप ग्रुप अकाउंट ना बनाएं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहा है कि आपको एक्सेप्शन दी जा रही है कि आप ग्रुप अकाउंट्स ना बनाएं। सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है? आए जरा सिनेरियो देखते हैं, गौर से सुनिएगा। पी कंपनी ने 80% ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर किए ऑफ S1 कंपनी। पी कंपनी ने 80% शेयर्स एक्वायर किए ऑफ S1 कंपनी। जल्दी से मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के बताएं, पी कंपनी और एस कंपनी के बीच में जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं जरा, जल्दी से बताएं जरा, क्विकली 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 पेरेंट, ताकि मुझे पता चले आप लोग जाग रहे हैं, मैं अकेले के लिए नहीं खेल रहा। वेरी गुड, पेरेंट एंड सब्सिडरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी। अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा प्लीज, प्लीज आई नीड योर कंसंट्रेशन। S1 कंपनी ने, गौर सुनिएगा, S1 कंपनी ने S2 कंपनी के अंदर, S2 कंपनी के अंदर 75% एक्विजिशन कर ली। क्या कह दिया सर आपने? क्या ये पॉसिबल है? अबे क्यों पॉसिबल नहीं है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या आपकी देखिए शक्ल का होना जरूरी है? नो, नॉट एट ऑल। आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका मतलब यू नीड एन अमाउंट ऑफ मनी, पैसे चाहिए। गौर से सुनिएगा सिनेरियो, मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं। पी कंपनी इन्वेस्टेड या पी कंपनी परचेज 80% शेयर्स ऑफ S1 कंपनी। नंबर 1, S1 कंपनी परचेज 75% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ S2 कंपनी। ऐसा ही है। अब सुनिएगा जरा, इसका मतलब P और S1 के बीच में जो रिलेशन है, इट्स अ रिलेशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी। इस पे तो पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, ऐसे ही। अच्छा, अब कीपिंग असाइड के P और S1 को भी हटा दें, इसके रिश्ते को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। ये बताएं S1 और S2 कंपनी के अंदर, S1 और S2, सिर्फ S1 और S2 को देंगे, P कंपनी को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दें, पिक्चर से बाहर कर दें। मैं कर देता हूं बाहर, आप क्या करेंगे? ले कर दिए। आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यार मैं आई एम द किंग ऑफ दिस। तो इसका मतलब S1 और S2 कंपनी, सिर्फ इसको अगर हम पिक्चर में ले तो मुझे बताएं S1 और S2 कंपनी के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, जल्दी से बताएं। शाबाश शाबाश, कहां गए? हेलो जी, वेरी गुड। पेरेंट एंड सब्सिडरी, क्या कहता है ये? पेरेंट एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप कहता है। मानते हो नहीं मानते? इसका मतलब ये है कि ये भी आपस में कौन है? पेरेंट और सब्सिडरी है, ऐसे ही है सर। अब आए जरा देखें, अब फिर से देखते हैं। अब ये देखिएगा, इधर देखिएगा, अब मैंने नीचे वाली कंपनी उड़ा दी। अब मैं कह रहा हूं कि पी कंपनी, क्या मैं कह सकता हूं कि पी कंपनी S1 कंपनी को कंट्रोल कर रही है? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, सारे मिलके बोलो हाँ के ना। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही। इसी तरीके से अब गौर सुनना, अब गौर सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि S1 कंपनी S2 को कंट्रोल कर रही है? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, जल्दी से बताओ जरा। S1 कंपनी S2 कंपनी को कंट्रोल कर रही है, जल्दी से बताओ हाँ के ना, ऐसा ही है ना? अच्छा, और मुझे बताओ S1 को कौन कंट्रोल कर रहा है? S1 को कौन कंट्रोल कर रहा है? जल्दी से बताओ जरा चैट में, S1 को कौन कंट्रोल कर रहा है? S1 को, हाँ, P कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो मेरी बात मानो या ना मानो, सर P कंपनी चाहे डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली S2 कंपनी को भी कंट्रोल कर रही है। ऐसा है क्या नहीं है भाई? S1 कंपनी की डिसीजन मेकिंग कौन ले रहा है? P कंपनी।
तो उसका मतलब ये कि S1 कंपनी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बैठेगी या एजीएम की मीटिंग में बैठेगी, S1 कंपनी जब एजीएम की मीटिंग में बैठेगी और ये सोच रही होगी कि S2 कंपनी का क्या करना है, तो मुझे बताओ S1 के डिसीजन मेकर्स कौन है? P कंपनी। तो अल्टीमेटली S2 कंपनी की डिसीजन मेकिंग भी माने या ना माने इनडायरेक्टली पेरेंट कंपनी के पास है। जी, क्या इस बात पे आप सब एग्री करते हैं? क्या भाई की इस बात पे आप सब एग्री करते हैं? क्या तमाम कारकुनान मेरे साथ हैं? तो सर अब ये रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं भाई, रिश्ता कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ, रिश्ता और सिंप्लीफाई हो गया। ये कौन है? ये है दादा अब्बू, है ना? ये कौन है? दादा अब्बू है। इसको हम कहते हैं अल्टीमेट पेरेंट। क्या कहते हैं इसको? अल्टीमेट पेरेंट कंपनी। अल्टीमेट पेरेंट कंपनी, ये है अल्टीमेट पेरेंट कंपनी। ये है दादा अब्बू। ये कौन है? ये है पेरेंट कंपनी। ये कौन है? पेरेंट कंपनी। और ये कौन है? ये है सब्सिडरी कंपनी। जी, क्या ये बात समझ आती है? इट मींस अब इस पूरे ग्रुप के स्ट्रक्चर को हम देखें तो P इज कंसीडर्ड एज अल्टीमेट पेरेंट, दादा अब्बू है। S1 इज कंसीडर्ड एज अ पेरेंट कंपनी और S2 कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ सब्सिडरी। S2 कौन है? आपके पास सब्सिडरी है। पहले तो ये बताइए स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? अगर ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है तो फिर मैं उस हेडिंग की बताऊंगा कि क्या चीज है वो एग्जाम्पशन। पहले बताइए स्ट्रक्चर क्लियर है? गुड हो गया, गुड हो गया बाबा, गुड हो गया बाबा। ये स्ट्रक्चर कॉपी कर लें जरा पहले, ये स्ट्रक्चर पहले कॉपी कर लें, फिर मैं बताता हूँ ये एक्सक्लूजन वाला क्या मामला था, यानी कि एग्जाम्पशन का क्या मामला था। पहले ये टेबल कॉपी कर लें जरा, ये जो मैं अभी तक लिखा है। कॉपी हो जाए तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कॉपीड, सो दैट फिर हम आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल अब्बास, बिल्कुल सही पहचाना। यानी कि पेरेंट जो है वो अल्ट्रा पेरेंट कह लो, अल्टीमेट पेरेंट कहते हैं उसको, अल्टीमेट पेरेंट ऑफ S2। यानी कि अगर S2 से पूछा जाए कि S2 S1 तुम्हारे कौन लगते हैं, तो वो कहेगा पप्पा, यानी कि पेरेंट। अच्छा, P कंपनी तुम्हारी क्या लगती है, तो वो कहेगा ये अल्टीमेट पेरेंट है। जी, यहां तक ले रहे, आगे चलें। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, गौर सुनिएगा। आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन, ओके? सर आप माने ना माने, S1 को अंडरएस्टिमेट ना करें, ये पेरेंट कंपनी है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बच्चा जरूर है ये किसका? P कंपनी का, लेकिन ये पेरेंट बन चुका है, आप माने या ना माने, ऐसे ही। अच्छा, S1 कौन है आपके पास? इट्स अ पेरेंट कंपनी, आप माने या ना माने, ऐसे ही। सर इसका मतलब पेरेंट कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट थी। हाँ, क्या रिक्वायरमेंट थी? 2 अकाउंट्स बनाने हैं बेटा तुझे। एक बनाना है इंडिविजुअल अकाउंट और एक बनाना है तुझे ग्रुप अकाउंट्स। क्या ये बात समझ आती है? भाई पेरेंट कंपनी के ऊपर 2 रिक्वायरमेंट थी कि नहीं थी? एक बनाना है तुझे इंडिविजुअल अकाउंट और एक बनाना है तुझे कौन सा अकाउंट? ग्रुप अकाउंट बनाना है। जी, क्या ये बात समझ आती है? मैं सही कह रहा हूं भाई? S1 कंपनी मानो या ना मानो, इट्स अ पेरेंट ऑफ व्हाट? ऑफ whom? S2 कंपनी की पेरेंट कंपनी है। इसका मतलब इस पेरेंट के ऊपर 2 रिक्वायरमेंट थी। एक तो तू अपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाएगा, हस्बे मामूल हस्बे जायका, जैसे तू बचपन से बनाता आ रहा है। दूसरा एक और अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, उसको मैं नाम दे रहा हूं ग्रुप अकाउंट्स का। ऐसा ही है। अब यहां पर आईएफआरएस एग्जेम्पशन देने जा रहा है। क्या कह रहा है? सुन S1, किससे मुखातिब हूं मैं? किससे मुखातिब हूं मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में, किससे मुखातिब हूं मैं? किसको कह रहा हूं, किसको सुनने का बोल रहा हूं? हाँ, सब बताएं मुझे, शाबाश। और बताएं, और बोले। 2 बच्चे नहीं पढ़ रहे खाली, और बताएं, और बताएं, शाबाश, और बताएं। हाँ, सुन S1, मेरी बात सुन। अगर P कंपनी ग्रुप अकाउंट्स बना रही है, कौन? P कंपनी अगर ग्रुप अकाउंट बना रही है, क्योंकि P कंपनी जब ग्रुप अकाउंट बनाएगी तो ग्रुप का मतलब है पेरेंट प्लस ऑल सब्सिडरीज।
अगर पी कंपनी ग्रुप अकाउंट्स बना रही है, पी कंपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है जो कि उसको करनी पड़ेगी, तो उसका मतलब ये कि ग्रुप अकाउंट्स जो बना रही है, तो ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब है पेरेंट प्लस ऑल सब्सिडरीज, पेरेंट प्लस ऑल सब्सिडरीज। इसका मतलब ये है कि इसने अपने भी अकाउंट्स बनाए हैं, इसमें S1 भी है और उसमें S2 भी है। इसका मतलब ये कि अगर पी कंपनी ने ग्रुप अकाउंट्स बना लिए हैं, तो तू चाहे तो तू ग्रुप अकाउंट्स ना बना, उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट पेरेंट ग्रुप अकाउंट्स बना रही है। तो यहां पर एग्जेम्पशन दी गई है, यहां पर एग्जेम्पशन दी गई है। किसको? पेरेंट कंपनी को एग्जेम्पशन दी गई है। क्या एग्जेम्पशन दी गई है? कि अगर तुम चाहो तो ग्रुप अकाउंट्स ना बनाओ, लेकिन कंडीशन क्या है? कि तुम्हारी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी ग्रुप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है, लिहाजा अब तुम्हें ग्रुप अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी ग्रुप अकाउंट्स बना रही है, तो इट मींस उसने अपने प्लस S1 के प्लस S2 के अकाउंट्स को भी कंसोलिडेट कर लिया होगा। देयर इज नो नीड टू रिकंसोलिडेट। तो तुम अल्टीमेट पेरेंट कंपनी को कंसोलिडेट करने दो, तुम्हें खुद से फिर ग्रुप अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जी, क्या ये बात समझ में आती है? जी बिल्कुल, सभी चॉइस है और डेफिनेटली चॉइस को सभी अवेल करेंगे ना। ख्वारी है भाई कंसोलिडेशन का, अभी तुझे आइडिया हो जाएगा जब तू 30-35 क्वेश्चन करेगा ना, तो कंपनी इसको चॉइस दिया था, लेकिन कंपनी इसको अवेल कर लेती है, कहती है यार ठीक है, जब बना रही है अल्टीमेट पेरेंट जो है वो अगर अकाउंट्स बना रही है, ग्रुप अकाउंट्स बना रही है, सो देयर इज नो नीड टू री या देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर इट अगेन। यार आप अगर वॉइस अपनी ऑन करेंगे ना, तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है या जो आपकी जो बैंडविड्थ है, वो हो सकता है अप डाउन हो, तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी रेज कर दें। दानियल, एक क्वेश्चन है दानियल का, एंड व्हाट इफ अल्टीमेट पेरेंट इज नॉट प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यार खांस भी मुंह पे रहा है मेरे। कोरोना फैला रहा है तू इधर, अबे तुम म्यूट कर भाई अरमान। अच्छा, दानियल का क्वेश्चन है, एंड व्हाट इफ अल्टीमेट पेरेंट इज नॉट प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? देखें दानियल, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई और पेरेंट नहीं है, तो उसका मतलब उसने तो बना नहीं है, उसको तो एग्जेम्पशन मिली नहीं है। वो क्यों नहीं बनाएगी? वो डेफिनेटली बनाएगी अपनी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेट पेरेंट के ऊपर अगर कोई पेरेंट नहीं है एंड ही इज द फाइनल, तो उसका मतलब ये है कि उसको तो प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। तो डेफिनेटली दैट कंपनी विल बी प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दानियल क्लियर है बेटा? चलें आगे चलें। हेलो, कॉपी कर लिया है तो आगे चलें। चलिए जनाब आगे चलते हैं जरा, और आगे चलते हुए और आगे बढ़ते हुए हम हैंडआउट की तरफ आएंगे। अच्छा, क्या कह रहा है? एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ पेरेंट नीड नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ। अगर पेरेंट यहां पर चाहे तो कह रहा है कि आपको जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कब? द पेरेंट इटसेल्फ इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी कि होली ओन्ड सब्सिडरी। मैं यहाँ पे दिखा दूं, अब पेरेंट कहाँ गया, ये मेरी होली ओन्ड सब्सिडरी कह रही है, ये पेरेंट है, माने ना हमारे पापा जरूर है, ये पापा है आपके, बट इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी, इटसेल्फ एक सब्सिडरी है। ऐसे ही ना, यानी कि S1 नो डाउट पप्पा जरूर है, बट ये भी तो किसी का बेटा है ना, ये भी तो किसी की सब्सिडरी है। पेरेंट इटसेल्फ अ होली ओन्ड सब्सिडरी एंड इट्स ओनर including those not otherwise entitled to vote have been informed about it and do not object to the parent not preparing the consolidated financial statement। कह रहा है कि अगर उसके ओनर ऑब्जेक्शन ना करें, किस बात पे? तो पॉइंट 2 में समझा रहा है, द अल्टीमेट पेरेंट कंपनी प्रोड्यूसेस, कौन? अल्टीमेट पेरेंट कंपनी, अंडरलाइन कीजिएगा प्लीज को, अल्टीमेट पेरेंट कंपनी produces consolidated financial statement that comply with the IFRS standard and available for public use। तो पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर उसके ओनर ऑब्जेक्ट ना करें, शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट ना करें,
किस बात का ऑब्जेक्ट ना करे? नंबर 2 दूसरे पॉइंट में कि अगर अल्टीमेट पेरेंट कंपनी बना रही है और शेयर होल्डर ये कहते हैं कि ठीक है यार अल्टीमेट पेरेंट कंपनी बना रही है ना, तो हमें अब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो कह रहा है एग्जम्पशंस दे दी गई। The parent's debt or equity instrument are not traded in public market। हाँ, ये बहुत जरूरी है इसके अंदर। क्या कह रहा है कि अगर आपके ट्रेड, यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, ये ना भी बताता तब भी ये ऑब्वियस है कि अगर ये पेरेंट कंपनी है, ये रियस वन पेरेंट कंपनी हमारी एग्जांपल के अंदर, अगर इसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होते, शेयर्स नॉट ट्रेडेड इन मार्केट, और पई जब मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रहे, तो इफ यू नॉट अ पब्लिक कंपनी, यू आर नॉट लिस्टेड कंपनी, नॉट ट्रेडेड इन मार्केट, तो उसका मतलब आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। आप पब्लिक कंपनी नहीं है ना, आपके मार्केट में शेयर्स ही ट्रेड नहीं होते, स्टॉक्स ही नहीं आपके, या आपकी प्राइवेट कंपनी है, आपके मार्केट में शेयर्स ट्रेड ही नहीं हो रहे, तो कह रहा है फिर आपको एग्जेम्पशन दे देगी। तो आप यहाँ पर जो है वो अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर ना करें, दैट इज ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर है नहीं आपके जिसको आप ये अपने अकाउंट्स दिखाएं। और लास्ट क्या कर रहा था, पेरेंट डिड नॉट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी, हर कंट्री के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर हर कंपनी करती है, खासतौर पर पब्लिक कंपनीज करती है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को तो भेजती है, प्लस जो आपके लोकल अथॉरिटीज होती हैं उनको भेजी जाती है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हर पब्लिक कंपनी अकाउंट जब बनाती है तो शेयर होल्डर के साथ साथ SECP को भी भेजती है। तो दूसरा और ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट जो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या कह रहा है? द पेरेंट डिड नॉट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द सिक्योरिटीज कमीशन, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल SECP है, और अदर रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग एनी क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन अ पब्लिक मार्केट। यानी कि आपके पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को वही कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजती हैं जिनके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। हर कंपनी को SECP को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने की जरूरत नहीं। तो समिंग अप, अगर मैं आपको सम अप करूं, तो क्या पेरेंट कंपनी को ग्रुप अकाउंट्स बनाने की एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं? यस। क्या एग्जेम्पशन है कि अगर तो ओनर यानी कि उस कंपनी के शेयर होल्डर एग्री कर जाएं और अलाउ कर दें कि आप ना बनाएं। क्यों ना बनाएं? दूसरे पॉइंट में समझा रहा है कि अल्टीमेट पेरेंट ऑलरेडी अकाउंट्स बना रही है, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, ग्रुप अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अगर वो पेरेंट कंपनी मार्केट के अंदर अपने शेयर्स ट्रेड नहीं करती, उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होते, तो उस कंपनी को भी एग्जेम्पशन दे दी कि अब आपको जो है वो ग्रुप अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और बना के करेंगे क्या? चार डालेंगे भाई। ग्रुप अकाउंट्स तो बना इसीलिए ताकि आप अपने यूजर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को दे सकें, और आपके शेयर्स मार्केट में ट्रेड ही नहीं होते, इसका मतलब आपके यूजर यानी कि जो आपका शेयर होल्डर या जो स्टेक होल्डर है वो इन लार्ज है ही नहीं। और चौथी बात क्या कह रहा है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास सबमिट नहीं करवाते, तो भी आपको एग्जेम्पशन दे दी गई कि अगर आप चाहें तो ग्रुप अकाउंट्स प्रिपेयर ना करें। क्या ये चार बातें क्लियर होती हैं? इसको अपने पास नोट कर ले प्लीज, अपने पास समराइज कर ले कि जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपको ये सारी बातें पढ़नी ना पड़े। होली और पार्शियली ओन्ड का मतलब, ये होली ओन्ड का मतलब ये होता है 100%। सफी, होली ओन्ड का मतलब होता है 100%, पार्शियली ओन्ड का मतलब होता है 65, 67, 75, 80, यानी कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं, गौर से सुनिए आप। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ ओनर अलाउ, मैं इसको समराइज करता हूं, मेरी स्क्रीन पे देखिएगा जरा। पी कंपनी S1 कंपनी के अंदर ओनरशिप लिए बैठी है 80%, S1 कंपनी ने S2 कंपनी के अंदर ओनरशिप लिए बैठी है 75%। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इस S1 कंपनी की। ये कौन है सर? अगर देखा जाए तो ये P की सब्सिडरी है लेकिन S2 की पेरेंट है, ऐसे ही, यानी कि ये पेरेंट कंपनी है। अच्छा, अब इस पेरेंट कंपनी के ओनर्स या जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये कह रहे हैं, वो अलाउ कर, पहले पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है? शेयर होल्डर्स अलाउ कर रहे हैं, पहले पॉइंट के अंदर पूछ रहे हैं शेयर होल्डर क्या अलाउ कर रहे हैं, किस बात के लिए? तो पॉइंट नंबर 2 पे आया, बस पहले पॉइंट के अंदर सिर्फ ये कह रहा है कि शेयर होल्डर की परमिशन का होना जरूरी है, यानी कि जो ओनर्स हैं उनकी परमिशन का होना जरूरी है। लेट मी रीड इट आउट अगेन। द पेरेंट इटसेल्फ इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी और अ पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड का मतलब 100% शेयर्स एक्वायर किए हो, या पार्शियली ओन्ड का मतलब है कि 70-80 बट मोर देन 50%, क्योंकि सब्सिडरी का जब वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब दैट इज ऑब्वियस कि 50% से ज्यादा होंगे।
and its owners यानी कि शेयर होल्डर including those not otherwise entitled to vote have been informed about, उनको बता दिया गया है, and do not object, और वो ओनर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे किस बारे में, that parent not preparing the consolidated accounts, कि हम यानी कि S1 कंपनी हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स नहीं बना रहे और शेयर होल्डर इस बात पे राजी हैं, अलाउ कर दिया। ओ भाई क्यों नहीं बना रहे, तो अब रीजन हम पॉइंट 2 में बता रहे हैं कि अल्टीमेट पेरेंट कंपनी जो है वो ग्रुप अकाउंट्स बना रही है, अल्टीमेट पेरेंट कंपनी जो है वो ग्रुप अकाउंट्स बना रही है, इसलिए हम अपने ग्रुप अकाउंट्स नहीं बना रहे। क्या ये बात क्लियर है? प्लीज मुझे बताएं जरा। जी अरमान, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इकरा, सफी, इज इट क्लियर नाउ? प्लीज मुझे बताएं जरा। ये 2 पॉइंट क्लियर है, बाकी के 2 भी रिपीट कर देता हूं, नो इश्यूज। चलिए अब मैं बाकी के 2 पॉइंट कर रहा हूं जरा। सर अब बाकी के 2 पॉइंट में क्या कह रहा है? तीसरे पॉइंट का ताल्लुक अब ये अल्टीमेट पेरेंट से ये नहीं है आपके पास। अब यानी कि सिंपल अगर मैं बात करूं, एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी ने जो है वो आपके पास 80% शेयर्स एक्वायर किए एस कंपनी के, ठीक है, देयर इज नो अल्टीमेट पेरेंट। अब क्या कह रहा है, पी कंपनी तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ना बनाओ। क्यों? क्योंकि तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, यू आर नॉट लिस्टेड कंपनी। क्या मतलब? तुम्हारे शेयर्स नॉट ट्रेडेबल इन मार्केट, नॉट ट्रेडेबल इन द मार्केट, नॉट ट्रेडेबल इन मार्केट, तुम्हारे शेयर्स मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है। बात समझ इसके अंदर? नो डाउट तुम्हारी एक सब्सिडरी है, तुमने 80% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, लेकिन तुम इटसेल्फ एक ऐसी कंपनी हो जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होते। यू आर नॉट लिस्टेड। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनीज को कहा जाता है अनलिस्टेड कंपनीज, यानी कि ये वो कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है तुम कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाओ। कौन देखेगा तुम्हारे कंसोलिडेटेड अकाउंट्स? देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर, एग्जाम्पशन दी जा रही है। क्या ये तीसरा पॉइंट क्लियर है? नॉट लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज कह लें इसको तीसरे पॉइंट के अंदर, नॉट लिस्टेड कंपनीज। फोर्थ पॉइंट में मिलता जुलता है 3 के साथ, तीसरे पॉइंट के साथ मिलता जुलता है। क्या कह रहा है इसके अंदर? पी कंपनी, तुमने नो डाउट 80% एक्विजिशन की हुई है एस कंपनी के अंदर, लेकिन पी कंपनी तुम्हारे ऊपर डेफिनेटली रिक्वायरमेंट लग रही थी कि तुम ग्रुप अकाउंट्स बनाओ, लेकिन ये बताओ कि क्या तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूं तो एससीसीबी को क्या तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हो? नो। इसका मतलब ये कि तुम रजिस्टर्ड या लिस्टेड नहीं। इसका प्योर मतलब यही है कि तुम लिस्टेड नहीं हो, और जब लिस्टेड नहीं हो यानी कि तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एससीसीपी को नहीं भेजते, यू आर एग्जेम्प्टेड टू प्रिपेयर द ग्रुप अकाउंट्स। जी अब मुझे बताया जरा, क्या ये क्लियर हुआ? जी एचपी, एचपी, यहां तक सबको क्लियर है? इफ इट इज क्लियर सो कैन वी मूव ऑन? कुछ कॉपी करना है तो जूम इन जूम आउट करो, खेलो में थोड़ा सा। जी क्या जूम आउट करने की जरूरत है? हेलो? जी सफी बिल्कुल राइट। लोन लिया हुआ है, बाद में समझा नहीं, मतलब वो एग्रीमेंट बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट कंट्रोल है उसकी बात कर रहे हो तुम? बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट अगर कंट्रोल है उसकी बात कर रहे हो तुम? जी बिल्कुल बनेंगे। बात पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशन आ गया, इसका मतलब ग्रुप अकाउंट्स बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। जहां पेरेंट और सब पेरेंट का सब्सिडी के ऊपर कंट्रोल आ गया, इट मींस देयर इज अ पावर टू कंट्रोल। इफ देयर इज अ पावर टू कंट्रोल इट मींस देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडी। इफ देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडी, तो पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो 2 अकाउंट्स बनाएगा, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप अकाउंट्स। जी ये बात बेटा, इज इट क्लियर?
जी बात इज इट क्लियर? चलें आगे, चलें आए जरा हम अब आगे चलते हैं जरा। ये 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। अब एक दो और आपके पास यहाँ पर चीजें आ रही हैं, इसको हम क्लियर करके फिर इंशाल्लाह हम अपनी कंसल्टेशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स। हमने डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स क्या, इसको देखते हैं जरा। अब सुनिएगा जरा गौर से। पी कंपनी है, उसका रिपोर्टिंग डेट है 31 December 2017, ऐसे ही। यानी कि पी कंपनी के अकाउंट्स कब बनते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स कब बनते हैं? सर पी कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए जाते हैं 31 दिसंबर लेट्स से 2017, ऐसे ही। अच्छा अब सुनिएगा जरा, एस कंपनी दैट इज द सब्सिडरी कंपनी है, सर इसके अकाउंट्स कब बनते हैं? सर इसकी रिपोर्टिंग डेट है 30 जून और 2018 के अंदर इसके अकाउंट्स बनेंगे, ऐसे ही। यानी कि पेरेंट कंपनी अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स कब बनाती है? 31 दिसंबर को। सब्सिडरी कंपनी अपने अकाउंट्स कब बनाती है? इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं सर, 30 जून 2018 को बनाएगी, ऐसे ही। दोनों की रिपोर्टिंग डेट डिफरेंट है। सर होता क्या है या होना क्या चाहिए? पी कंपनी 31 दिसंबर को बना रही है, एस कंपनी भी 31 दिसंबर को बना रही है। सर दोनों के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने का मतलब क्या? पी प्लस एस, दोनों के इंडिविजुअल अकाउंट को हमने कंसोलिडेट कर दिया, प्लस कर दिया, ग्रुप अकाउंट्स बन गए, मुबारक हो। लेकिन सर अगर ये प्रॉब्लम आ जाए कि पी कंपनी ने अकाउंट्स बनाए 31 दिसंबर के, एस कंपनी बना रही है 30 जून के, तो क्या मैं पी कंपनी के 31 दिसंबर की पोजीशन को एस कंपनी के 30 जून की पोजीशन के साथ क्या मैं प्लस कर सकता हूं? जी मुझे बताएं जरा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या आपका दिल मानता है? याद रखिएगा दिल तो पागल है, तो आपने ध्यान से सोचना है थोड़ा। मैंने क्या कहा कि पी कंपनी ने अकाउंट्स कब बनाए? 31 दिसंबर को। एस कंपनी ने अकाउंट्स कब बनाए? 30 जून को। तो क्या मैं कंसोलिडेट करने के लिए पी कंपनी के 31 दिसंबर के रिजल्ट्स को एस कंपनी के 30 जून के रिजल्ट से क्या मैं कंसोलिडेट कर सकता हूं? बताएं जरा, क्या आपका दिमाग इस बात पे एग्री करता है? क्या आपके दिमाग में ये बात कुछ मैच कर रही है? दिल की मत सुने, दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है, ऐसे ही। दिल तो बच्चा है, बिल्कुल सर, दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक कंपनी का आप रिजल्ट ले रहे हैं 31 दिसंबर की, एक कंपनी का आप ले रहे हैं 30 जून के। आईएफआरएस कहता है मेरा दिमाग भी नहीं मानता, मेरा दिमाग भी नहीं मानता। तो क्या करें? तो कहता है एस कंपनी को क्या है, देखो अगर बाप बेटे के अंदर डिसएग्रीमेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, बेटा बाप को जाके मनाता है, बाप बेटे को जाके मनाएगा? अब तो उल्टा हो गया, क्या अल्लाह माफ करे, ऐसे अब तो बाप को ही मनाना पड़ता है, यार ये बात भी नहीं आ रहा। तो वैसे आइडियली होना क्या चाहिए सर, बेटा जाके कॉम्प्रोमाइज कर, बाप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ऐसे ही है। तो इसका मतलब बेटे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आईआरएस क्या कहता है, ओ एस कंपनी सुन मेरी बात सुन, नन्हे नन्हे काके, एक तो तू इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा है, कब बना रहा है? 30 जून को, बनाता रहे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ द कंसोलिडेशन, क्या कहा मैंने? कंसोलिडेशन करनी है तेरे पापा को, क्या मतलब? पेरेंट कंपनी को ग्रुप अकाउंट्स बनाने हैं, उसके अकाउंट्स रेडी हैं कब? 31 दिसंबर पे। ऐसा ही है, एक काम कर, तू दो अकाउंट्स बना। एक तो तू इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा है, अगर उसकी रिपोर्टिंग डेट चेंज कर सकता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बेहतरीन बात हो जाएगी। नहीं कर सकता तो कहता है नहीं यार मैं तो 30 जून को अकाउंट्स बनाऊंगा, तो बनाता रहे, लेकिन फिर तू एक और अकाउंट्स बना। सर कौन से अकाउंट्स बनाओ? ग्रुप अकाउंट्स, चल बे चल, ग्रुप अकाउंट्स तो पेरेंट बनाएगी, तू एक और इंडिविजुअल अकाउंट बनाएगा। एक और इंडिविजुअल अकाउंट, हाँ हाँ एक और इंडिविजुअल अकाउंट, और किस डेट पे बनाएगा? 31 दिसंबर पे, जिस दिन पेरेंट कंपनी के अकाउंट्स बन रहे हैं। इट मींस सब्सिडरी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू इंडिविजुअल अकाउंट्स, दैट इज एक तो वही रिपोर्टिंग डेट पे जब तुम बनाते थे, और एक और इंडिविजुअल एडिशनल अकाउंट्स का नाम दिया है फारस ने। कौन सा अकाउंट का नाम दिया? एडिशनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना कब? 31 दिसंबर 2017 पे, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। होगा क्या? फिर इस दिन पी कंपनी के जो इंडिविजुअल अकाउंट होंगे, उसके इंडिविजुअल अकाउंट को तुम्हारे इंडिविजुअल अकाउंट के साथ कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। जी क्या ये सिचुएशन क्लियर होती है प्लीज? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा समीगा, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं। सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी की अगर डेट ऑफ रिपोर्टिंग सेम है ना, तो उसका मतलब मेरी जिंदगी तो हो गई वो, बोलो क्या? बोलो क्या? मेरी जिंदगी तो हो गई वो क्या? जी बोले जरा। अगर तो पेरेंट और सब्सिडी की रिपोर्टिंग डेट सेम है, तो मेरी जिंदगी तो हो जाएगी वो क्या? बोले गुलजार, कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में, ऐसे ही गुलजार, बोले हटा दो तो गुलजार रह जाता है, गुलजार हटा दो तो गुल रह जाता है, ऐसे ही। ये एक ने गुल भी लिखा है बाद में।
अच्छा क्या कहना चाहिए, बुरे गुजार हो जाती है ऐसी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है सर, प्रॉब्लम तब आती है जब पेरेंट और सब्सिडरी की रिपोर्टिंग डेट सेम ना हो। अब क्या करें, क्या करें, पेरेंट को कहेंगे तुम अकाउंट चेंज कर दो, सब्सिडी से कहेंगे यार अगर रिपोर्टिंग डेट चेंज कर सकते हो तो वाल एंड गुड, लेकिन होता नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो किस कंट्री के अंदर है, उस कंट्री की क्या परमिशंस हैं या नहीं है, क्या रिपोर्टिंग डेट को चेंज करना इतना आसान है, टैक्स ईयर से कंप्लाइंस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आईएफआरएस ने इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया कि तुम अपना रिपोर्टिंग पीरियड चेंज कर दो, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। फोकस किस पे किया कि तुम 30 जून को अकाउंट्स बना रहे हो, जिसपे तुम अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो, लेकिन in order to prepare the consolidated accounts you need to prepare an additional account that will be prepared on the same date as it is prepared on the date by the parent company। क्या ये बात समझ आती है? जी बिल्कुल डैनी, ऐसा ही है। अगर कंक्लूड करो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सब्सिडरी कंपनी को एक एडिशनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे सेम एज ऑन द डेट एट विच द पेरेंट कंपनी इज प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। जी क्या ये मेरी बात समझ में आती है सबको? क्या तमाम कारकुनान मेरे साथ हैं? क्या आप लोग जिंदा हैं? क्या आप लोग जावेदा हैं? हेलो, आर यू गाइस अलाइव? क्या आप सब मुझे देख सकते हैं? चलें आगे, चलें आगे। अच्छा अब सुनिएगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक सिनेरियो क्लियर हो, अब आगे सुनिएगा, अब आगे सुनिएगा प्लीज मेरी बात। लेकिन अगर एस कंपनी कह देती है कि ना रिपोर्टिंग डेट चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल है, ना ही दो अकाउंट्स बनाना मेरे लिए पॉसिबल है, अबे कोई हलवा समझा है? अकाउंट्स बना रहा हूँ, कोई यहाँ पे शरबत थोड़ी बना रहा हूँ, रूह अफ़ज़ा डाला, पानी डाला, पी लिया इसके अंदर। ऐसे करीब करीब लग रहा है आपको, थोड़ा सा फील हो रहा है ना इसके अंदर, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा आपके सामने हो, उसके अंदर बर्फ की क्यूब्स गिर रही हो और अम्मा कह रही हो बेटा शरबत तैयार है। अच्छा तो उसके अंदर क्या कह रहे हैं, इतना आसान नहीं है बेटा इंडिविजुअल अकाउंट बनाना, वो भी दो दो, एक बनते नहीं तुम कह रहे हो दूसरे भी बनाओ, पागल हो गया क्या? आईएफआरएस कहता है इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। क्या मतलब? अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं जज्बात में आ चुका हूं, आईएफआरएस कह रहा है अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, यानी कि अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है तो गुस्सा मत करना, चिल्लाना मत, तुम एक काम करो, फिर ये देखो, फिर ये देखो कि अगर तुम्हारी पेरेंट कंपनी का रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 2017 है, अगर तुम्हारा यानी कि सब्सिडी का रिपोर्टिंग डेट आपके पास यहाँ पर चेंज है, लेकिन 3 महीने का फर्क है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने महीने का? 3 महीने का अगर फर्क है, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने पहले या 3 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रिपोर्टिंग डेट आ रहा है 31 मार्च को, किस मार्च को आ रहा है? 31 मार्च 2018 को, यानी कि कितने महीने का फर्क है? 3 महीने, मैक्सिमम 3 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं। 3 महीने का अगर फर्क है, इट मे इधर बी लेटर और अर्लियर, 3 महीने पहले, यानी कि तुम लेट से 30 सितंबर को, यानी कि अगर तुम लेट से 30 सितंबर को या 30 अक्टूबर को अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है और पेरेंट कंपनी का 31 दिसंबर को हो रहा है, तो उसका मतलब 3 महीने का, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। अगर तो 3 महीने का फर्क है तो तुम एक काम करो, तुम इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर लो फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। पेरेंट अपनी चेंज नहीं करेगा, पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो यही रहेगी, तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यानी कि 31 मार्च वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही लेकर आ जाओ मैदान में फॉर कंसोलिडेशन। लेकिन सर ये 31 दिसंबर के रिजल्ट हैं, ये 31 मार्च के रिजल्ट हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ कह रहा है ये तो बात बिल्कुल सही है, तो करना क्या, तुम ये जो 31 मार्च वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आ रहे हो, इसमें उन 3 महीनों की एडजस्टमेंट कर लो, वर्क बैक कर लो, बात समझो क्या कह रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर लो, यानी कि इसको 3 महीने पहले लेकर आने की कोशिश करो, एडजस्टमेंट कर लो, किसकी? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सबका तो पॉसिबल नहीं है, तो आईएफआरएस वर्ड यूज करता है, कहता है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस का। अगर कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, बहुत मटेरियल ट्रांजैक्शन है, तो उन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट कर लो, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक की जो ये 3 महीने की अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसको ऐड लेस करके तुम 31 दिसंबर की बना दो। क्या ये बात समझ आ रही है मेरी? मैं समझ कर रहा हूँ। पहली बात क्या कह रहा है आईएफआरएस के, सब्सिडरी कंपनी तुम रिपोर्टिंग डेट चेंज कर सकते हो तो वो कर दो। सर ये पॉसिबल नहीं होता और ये सजेशन दिएगा भी मत किसी को, वरना सब्सिडरी कंपनी आपका कतल कर देगी। चलो तो क्या करें, हाँ ये कर लो कि तुम दो अकाउंट्स बना लो, एक तो वो जो तुम अपने नॉर्मल रिपोर्टिंग डेट पे बनाते हो, और एक उस रिपोर्टिंग डेट पे बना लो जिस रिपोर्टिंग डेट पे पेरेंट्स अपने अकाउंट बना रही है।
ताकि तुम दोनों के अकाउंट्स एक ही पेज पे आ जाएं, एक ही डेट पे आ जाए और हम उनको कंसोलिडेट कर दें। लेकिन आईएफआरएस कहता है इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल काम है, मैं जज्बात में आके कुछ ज्यादा बोल गया हूं, तो फिर एक काम करो, तुम अकाउंट्स बना रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि उसमें 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, 1.5 महीने का अगर डिफरेंस है, तो फिर एक काम करो, तुम उसी अकाउंट को यूज कर लो फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस, बट विद सम एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट के साथ तुम उसी अकाउंट को ले लो फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। जी क्या ये बात समझ आती है मेरी? जी क्या ये बात समझ आती है? जवाब दे दें हमें प्लीज। से यस और नो, से हाँ और नो, से नो और यस। एवरीबॉडी चलिए अगर उसको अंग्रेजी में पढ़ते तो और क्लियर हो जाएगा। कॉपी कर लिया तो मैं हैंडआउट शेयर करूं? चल अब देखते जरा क्या करा है। सम कंपनीज इन द ग्रुप में हैव डिफरेंट अकाउंटिंग डेट्स, ऐसे ही ना। इन प्रैक्टिस such companies will often prepare financial statement up to the group accounting date for consolidation purpose। बेसिक रूल बता दिया कि आपने करना क्या पड़ेगा। आपने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जो ग्रुप की डेट है, यानी कि पेरेंट कंपनी जिस डेट पे अकाउंट्स बना रही है उसी डेट पे आपने जो है वो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। For the purpose of consolidation, IFRS 10 states that where the reporting date of the parent is different from the date of the subsidiary, the subsidiary should prepare, beta झुकेगा, the subsidiary should prepare additional financial information as of the same date as the financial statement of the parent unless it is impracticable to do so। ऐसे ही यानी कि सब्सिडरी एक एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए अनलेस कि अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल हो। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, अगर नामुमकिन सा नजर आता है तो क्या करें? IFRS 10 allows use the subsidiary financial statement कि सब्सिडी से कहा जा रहा है कि तुम अपनी वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर लो कंसोलिडेशन के लिए अप टू अ डेट ऑफ नॉट मोर देन 3 months अर्लियर और लेटर। यानी कि तुम्हारी जो रिपोर्टिंग डेट है पेरेंट कंपनी की उससे 3 महीने बाद या 3 महीने पहले तक का फर्क हो तो तुम उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर लो देन पेरेंट्स रिपोर्टिंग डेट। बट क्या कह रहे हैं? विद ड्यू एडजस्टमेंट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट्स बिटवीन द डेट्स। क्या ये बात समझ आती है? प्लीज मुझे कंफर्म करें, क्या ये बात क्लियर है? क्या तमाम कारकुनान मेरे साथ हैं? कारकुनो जवाब दो। कुछ कारकुनान कह रहे हैं सर अब आपकी वैल्यू नहीं रही, भाई की वैल्यू नहीं रही। जी भाई बात यार, दैट्स आई लाइक इट यार, मतलब ये जो तुमने किया ना। चलिए अब आगे चलते जरा, एक और पॉइंट समझते हैं जरा, एक और पॉइंट समझते हैं। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज यहीं पे देख लेते हैं। आईएफआरएस ये कहता है कि देखो जो पेरेंट और सब्सिडियरी के अकाउंट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं, कोशिश करें कि दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम हो, दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करता हूं कि पी कंपनी है, पी कंपनी इन्वेंटरी के अंदर यूज कर रही है आपके पास यहाँ पर पीरियोडिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज कर रही है? पीरियोडिक सिस्टम। एस कंपनी यूज कर रही है परपेचुअल सिस्टम। तो आईएफआरएस ये कहता है कि यार कोशिश करें कि ये दोनों एक ही अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करें। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, दोनों अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं तो अपने हिसाब से पॉलिसी को यूज करेंगे। अच्छा तो क्या करें? तो फिर एक काम करो, पी कंपनी पीरियोडिक कर रही है, ये अपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाए। अब एस कंपनी से कहो यार एक काम करें कि अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट कर लें, अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट और अपने अकाउंटिंग एसेट्स के अंदर क्या करें? एडजस्टमेंट्स करें। दैट इज टू प्रिपेयर या दैट इज टू प्रेजेंट द प्रॉफिट एज इफ इट इज कैलकुलेटेड विद द पीरियोडिक सिस्टम। यानी कि तुम्हें पॉसिबल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हो जाएं दोनों कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर जाके उसको कंसोलिडेट करेंगे। बात हमारी इसके अंदर, यानी कि पेरेंट कंपनी पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रही है, सब्सिडी परपेचुअल कर रही है। आईएफआरएस कह रहा है ठीक है इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं तो ये अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन जब मैं सब्सिडी कंपनी के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने जाऊंगा तो आई विल मेक सम पॉसिबल एडजस्टमेंट। यानी कि मैं देखूंगा कि लेट्स से कि पीरियोडिक से इन्वेंटरी कितनी आ रही है, फॉर एग्जांपल 20,000,
परपीचुअल से कितनी आ रही है सर 12,000 आ रही है। इसका मतलब ये कि 8,000 से मुझे इन्वेंट्री को बढ़ाना पड़ेगा सो दैट कि मेरे अकाउंट्स बिल्कुल उसी पॉलिसीज पे आ जाए जिस पॉलिसी के ऊपर पेरेंट कंपनी के अकाउंट्स बने हुए हैं। जी क्या ये बात समझ आती है? पीरियोडिक सिस्टम पे लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। पीरियोडिक सिस्टम इन्वेंट्री के अंदर होता है ना बेटा, ये बात किसी बात कर रहा है। सब्सिडरी करेगी, बिल्कुल लिख रहा है, आप देखिए ना, ये बेटे नहीं झुकना पड़ेगा, बेटे नहीं झुकना पड़ेगा, सब्सिडरी कंपनी एडजस्टमेंट करेगी, पेरेंट कंपनी एडजस्टमेंट नहीं करेगी। इन्वेंट्री के मेथड होते हैं यार, ये बात पीरियोडिक पीरियोडिक परपेचुअल फीफो लिफो कुछ याद आ रहा है? अजीब मसाइल है जिंदगी के अंदर ना लोगों के। सर मेरी हैंड्स फ्री का एक काम खराब है, कान खराब एक कान खराब है, मुझे सही से समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट। अजीब ही मसाइल भाई, तू उकाश से रब्ता कर, उकाश तुझे स्ट्रेटेजी बताएगा किस तरीके से हैंड्स फ्री को यूज करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट फॉर दिस ना। एक हैंड्स फ्री चार्ज हो, दूसरी यूज हो रही हो, एंड देन दूसरी चार्ज हो। अब तो टुन टुन आ गए ना कान वाले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन था यार ये कान खराब वाला? अली, मेरे ख्याल है शायद तुम अली हैं। मैं, दिस इज फॉर यू अली, दिस इज फॉर यू, डेडिकेटेड फॉर यू। ओके, अब सुनना जरा भाई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। काश तुझसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, अब सुनिएगा जरा, इधर देखिएगा प्लीज। पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी जो अकाउंटिंग या प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही है, डेफिनेटली उसके पीछे कुछ एस्टिमेट्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं। ऐसे ही अगर उसने पीरियोडिक सिस्टम की पॉलिसी यूज की है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो उसका प्रॉफिट डेफिनेटली डिफरेंट होगा। वेटेड एवरेज मेथड है, पीरियोडिक सिस्टम है। और इसी तरीके से सब्सिडरी कंपनी अगर वेटेड एवरेज यूज कर रही है लेकिन परपेचुअल सिस्टम यूज कर रही है, तो डेफिनेटली उसकी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज होगी, उसके प्रॉफिट की अमाउंट चेंज होगी। आईएफआरएस कहता है कि सेम या यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी यूज्ड फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस। देखो इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर मैं चेंज नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता, मैं यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ। क्या आप करें, क्या जब कंसोलिडेशन करें तो सब्सिडी से कहा जा रहा है कि आप अपने अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एडजस्टमेंट कर लें कुछ। फॉर एग्जाम्पल, पीरियोडिक से अगर प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, या पीरियोडिक से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ रही है 2 मिलियन की, और परपेचुअल से आ रही है 2.5 मिलियन की, तो एक काम करें, आपने परपेचुअल से एंडिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट की हुई है, 2.5 मिलियन की इन्वेंटरी रिकॉर्ड करके बैठे हुए, जबकि अगर यही एंडिंग इन्वेंटरी आप कैलकुलेट करते पीरियोडिक से तो 2 मिलियन आती। तो एक काम करें, आप अपने प्रॉफिट को 0.5 मिलियन से रिड्यूस कर दें, दैट इज नोन एज व्हाट एडजस्टमेंट। ताकि अब जो 0.5 मिलियन से आपने कर दिया तो उसका मतलब ये ऐसा हो गया जैसे कि आपने पीरियोडिक सिस्टम ही यूज कर लिया। अब जिंदगी गुले गुजार हो गई ना यार, अब तो टेंशन ही नहीं है। जी आयन बेटा, समझ में आया? अरमान सॉरी। जी क्लियर है, चले आगे। हेलो एवरीवन। हाँ बिल्कुल वाइस वर्सा आकाश, बिल्कुल ऐसा ही वाइस वर्सा होगा तो उसको भी चेंज कर लेंगे। अगर उसने पीरियोडिक और उसने परपेचुअल यूज किया हुआ है तो हम उसको परपेचुअल पे लेके जाएंगे। डन है बेटा अरमान आकाश? चलिए आगे चलते जरा, इसको पढ़ लेते जरा। Consolidated financial statement should be prepared using the uniform accounting policies for like transaction and other events in similar transaction. Adjustment must be made where members of a group use different accounting policies so that their financial statement are suitable for consolidation. यहाँ तक क्लियर इसके अंदर? अच्छा, और आखिरी बात यहाँ पे थ्योरी के अंदर लिखी हुई है कि डेट ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या होगी। तो याद रहे, हम यहाँ पर जब ग्रुप अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके जब तक के सब्सिडी को बेच नहीं देते उस डेट तक के लेंगे। आपकी एक्विजिशन से पहले अगर कंपनी के कोई रिजल्ट्स हैं, सब्सिडरी कंपनी के कोई एसेट्स हैं, सब्सिडरी कंपनी के कोई रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस हैं, तो हम उसको अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है। और डेट ऑफ डिस्पोजल के बाद, जिस दिन आपने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स बेच दिए उसके बाद अगर सब्सिडरी कंपनी के कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मुझे उसको भी अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है। दैट इज क्वाइट सिंपल। तो क्या करें, IFRS 10 requires the result of the subsidiary undertaking to be included in the consolidated financial statement from the date of acquisition, that is date on which the investor obtained the control of the investee,
टू, कब तक? टू डेट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज द डेट द इन्वेस्टर लॉसेस कंट्रोल ऑफ द इन्वेस्टी. Once an investment is no longer a subsidiary, it should be treated as associate. अगर subsidiary नहीं है, for example आपने आधे shares बेच दिए और आपकी अब acquisition रह गई 45%, तो associate बन जाएगी under IAS 28. लेकिन अगर आपने इतने shares बेच दिए कि अब आपकी 15% holding रह गई है, then it is an investment under IFRS 9. जी, क्या ये heading समझ आती है? Date of inclusion and exclusion, is it clear to everyone? यहाँ पर हमारे पास consolidation की theory complete हो गई. जी, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? जी कारकुनान, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सब मेरे साथ हैं? चले जनाब, यहाँ तक थ्योरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई. कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आ रहे हैं, जल्दी से स्टार्ट करें. शाबाश, 4-5 ही, ज्यादा नहीं है, जल्दी से कर लें जरा. 4 ही है, बल्कि 5 भी नहीं है. जल्दी से 1 2 3 4 4 3 2 1 एमसीक्यूज हैं ये, जल्दी से करो बेटा. जिनके पास हैंडआउट नहीं है उनके लिए मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है. ये बात नमाज ब्रेक, कौन सी नमाज ब्रेक तेरी तो मैं. जी बस मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट दें. एमसीक्यूज के बाद इंशाल्लाह क्लास ऑफ कर देते हैं. इसकी बाकी चीजें इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, 5-7 मिनट दें. हद हो गई यार, घर में बैठ के भी सुकून नहीं है. घर में बैठ के भी सुकून नहीं है. जी बेटा, सारे रास्ते खुले में. तो लोगों ने ड्रामे मचाए हुए थे कि मेरी गाड़ी जल गई, मेरी बाइक जल गई तो क्या होगा. जल्दी से एमसीक्यूज कर ले यार, ये बात तो फ्री नहीं कर भाई. जल्दी से एमसीक्यूज कर. 1 2 3 4, जल्दी जल्दी. छुट्टी ना हुई जिसने सबक ना याद किया. छुट्टी ना हुई जिसने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ना की. जी बिलाल, कल क्लास है इंशाल्लाह. कल क्लास होगी इंशाल्लाह 10:30 to 2 इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. नहीं, सेशन नॉट एंडेड भाई. क्वेश्चन करो जल्दी से, इसको डिस्कस कर लेने फटाफट. जल्दी से जल्दी से 1 2 3 4 चारों एमसीक्यूज करने प्लीज. थ्योरी से रिलेटेड चारों एमसीक्यूज हैं. इसके आंसर्स लास्ट में गिवन है आपके हैंडआउट के अंदर. पहले क्वेश्चन कीजिएगा फिर आंसर देखिएगा प्लीज, खुदा का वास्ता आपको. जी आंसर चेक कर लें. आंसर सही है, चेक कर ले प्लीज.
अगर किसी को कोई क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को इस एमसीक्यू को हम डिस्कस कर लें। जी डन हो गया सबका। कल की क्लास है 10:30 to 2 इंशाल्लाह, 10:30 to 2 इंशाल्लाह। ठीक है, मैसेज इंशाल्लाह ग्रुप का आ जाएगा। 10:30 से 2 होगी इंशाल्लाह। और कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं नहीं, जूम पे नहीं भाई, फिजिकली होगी, फिजिकली होगी भाई। अजियत है मेरे लिए, नजर ही नहीं आ रहा तुम लोग क्या करो। कोई चेस सूंघ के बैठा हुआ है, कोई समझ बाउंड सूंघ के बैठा, समझ नहीं आ रहा कहाँ हो तुम लोग। फिजिकली होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तो आज क्लास कैंसिल करने से बेहतर ये था कि हम उसको थ्योरी को कंप्लीट कर लेते, सो दैट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे, यानी कि कल की क्लास के अंदर तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, 3.5 घंटे की होपफुली इंशाल्लाह नमाज के लिए थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, देखते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं। 3.5 घंटे की तो 1-2 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा इंशाल्लाह, इतना कुछ कर लेंगे इसमें। ठीक है जनाब, चले। और अल्लाह हिदायत, आमीन आमीन, बिल्कुल अली, सबको अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह पाक जो है रोज़े में इफ्तार में दुआ किया करो, और अपने लिए भी पहले दुआ किया करो कि अल्लाह पाक जो है मुझ समेत सबको हिदायत दे, आमीन। चलिए जनाब, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? थ्योरी हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि कंसोलिडेशन के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, बेसिक्स है, बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन है, पीएनएल की कंसोलिडेशन है, डिस्पोजल और एसोसिएट है। पहला फेज कंप्लीट हो गया, अब हम चाहेंगे बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज कर दे, अदरवाइज इंशाल्लाह क्लास हम ऑफ कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, यानी कल की क्लास में 10:30 बजे से 11:45 के बीच में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और उसमें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चले जिनको कोई क्वेरीज नहीं वो क्लास लीव कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, और जिनको क्वेश्चन है वो वेट कर ले, मैं समझा देता हूँ। जिनको कोई क्वेश्चन नहीं वो क्लास लीव कर सकते हैं प्लीज। अल्लाह हाफिज। जी बात आए, जरा देखते हैं ये बात क्या कह रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने बताना कौन सी इंफॉर्मेशन सही है। ए, फॉर कंसोलिडेशन इट मे बी एक्सेप्टेबल टू यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सब्सिडियरी इफ द ईयर एंड डिफर फ्रॉम द पेरेंट बाय 2 मंथ्स। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने देखा कि ये 2 महीने कह रहा है। आईएफआरएस ने कितने महीने का टाइम दिया मुझे बताओगे? अभी हमने डिस्कस किया, आईएफआरएस ने कितने महीने का टाइम दिया है? हाँ 3 भाई, ये तो मैक्सिमम 3 महीने का है ना। अगर 1 महीने का फर्क आ रहा है तो और अच्छी बात है। तो बात समझ रहे, एडजस्टमेंट कम करनी पड़ेगी। आईएफआरएस ने टाइम दिया है कि मैक्सिमम 3 महीने का डिफरेंस हो। अगर तुम कह रहे हो कि 4 महीने का डिफरेंस आ रहा है, फिर कह रहा नहीं यार, फिर तो तुझे दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ आ रही है बात में क्या कह रहा हूँ? आईएफआरएस ने कहा है कि मैक्सिमम 3 महीने का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि फिर तुम्हें अब अलग से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ 2 मंथ्स, हाँ बहुत अच्छी बात है, 2 महीने का डिफरेंस है तो और अच्छी बात है। अगर लिखा होता डिफरेंस ऑफ 1 मंथ, और पप्पू साइन काम हो जाता है इसके अंदर। क्या मतलब? बेहतरीन यार, एडजस्टमेंट कम से कम करनी पड़ती। समझ रहे हैं बेटा? और कोई क्वेश्चन? बाकी सब क्लियर है? ये बात इज इट गुड टू गो मैन? चलें जनाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आज की क्लास कुछ प्रोडक्टिव रही होगी, समथिंग वाज बेटर देन नथिंग। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।